देखो आज हम लोग क्या देखेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज। ठीक है, एसी ब्रिज। ये क्या होता है, इस क्यों यूज करते हैं इसे? द एसी ब्रिज आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एसी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड द इंडक्टेंस। ठीक है, ये किसके लिए होता है? आपके एसी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका एसी ब्रिज यूज करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट ब्रिज। ठीक है, अब देखो, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ पावर फैक्टर। इट कैन ऑल्सो मेजर द पावर फैक्टर। ठीक है, ये क्या करता है? आपके पावर फैक्टर को भी मेजर करता है। ऑल एसी ब्रिजेस आर बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो कनेक्शन होता है इसका, जैसा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या देखा था, 4 आर्म्स देखे थे। ठीक है, वैसे इसमें भी आपका जो एसी ब्रिजेस में भी क्या होता है, सेम कनेक्शन होता है, राइट। In this circuit consists of 4 arms having a 4 impedance। एक डिटेक्टर होता है और एक एसी वोल्टेज सप्लाई होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 आर्म्स होता है, उस पे क्या होता है, 4 आपके इम्पिडेंस लगे होते हैं और एक आपका उसमें क्या होता है, डिटेक्टर होता है और एक एसी वोल्टेज सप्लाई होता है, सोर्स होता है। ठीक है, जिससे एसी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ये देखो, ये क्या 4 आर्म्स हैं, ए बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, 4 इम्पिडेंसेस लगे हुए इस पे, Z1, Z4, Z2, Z4 एंड Z3। ठीक है, और एक आपका क्या डिटेक्टर है जो आपके किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, डी, बी और डी के बीच में कनेक्टेड है, और एक आपका एसी सप्लाई है जो आपको एसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है इस सर्किट को। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर किसके, व्हीटस्टोन ब्रिज के, उसमें क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते थे, राइट। तो उस रेजिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, आपका इम्पिडेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें सोर्स क्या यूज करते हैं, फॉर द मेजरमेंट एट द लो फ्रिक्वेंसी, एसी है तो फ्रिक्वेंसी आएगा। तो अगर लो फ्रिक्वेंसी पे मेजरमेंट करना है तो सोर्स आपका सप्लाई क्या होना चाहिए, द पावर लाइन इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ सप्लाई एंड द मेजरमेंट एट द हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको एसी सप्लाई है तो फ्रीक्वेंसी भी होगा, तो अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी पे मेजरमेंट करना है तो उसमें जो सप्लाई आपका होगा वो क्या होगा, पावर लाइंस होंगे। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी पे मेजरमेंट करना होगा तो उसमें जो सप्लाई होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके इसमें सप्लाई होते हैं, सोर्स होते हैं, जिससे हम, ये आपका सोर्स जो प्रोवाइड कर रहे थे वो होते हैं। ठीक है, तो देखो ये था, यहां से ए से लेके सी तक हमने क्या मान लिया, वोल्टेज ई मान लिया है, राइट। और ये जो इम्पिडेंस है Z1, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, E1। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, E2। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, E4। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, E3। देखो यहां से करंट आया I, वो क्या होगा, इस नोड पे 2 पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, I1, यहाँ पे क्या मिल रहा है, I3 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका डिटेक्टर कनेक्टेड है, राइट। द व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर आपका ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो पोटेंशियल आपके बी पे है वो पोटेंशियल कहाँ पे होना चाहिए, डी पे होना चाहिए। तो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में ही पढ़ा था। फॉर द बैलेंस ब्रिज आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी। तो पोटेंशियल दोनों का इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो हाई आपके एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक करंट फ्लो कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे करंट 0 चाहिए, तो ये दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये लिखा है कि व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड द पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, वोल्टेज ड्रॉप इन आर्म ए बी, ए और बी इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप इन आर्म डी ए। अगर यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल देखें तो इक्वल होना चाहिए, तो क्या होगा,
यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ पे दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो वही बोला है कि द वोल्टेज ड्रॉप इन आर्म ए बी इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप इन आर्म डी ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या है हमारा E1 है, और वोल्टेज अक्रॉस डी ए क्या है हमारा E3 है। ठीक है, हमने बोला कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ए बी का वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपके वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डी ए, ये होना चाहिए। ठीक है, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या है E1 और डी ए के अक्रॉस वोल्टेज क्या है E3, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो E1 को हम क्या लिख सकते हैं I1 इंटू Z1 और E3 को क्या लिख सकते हैं I3 इंटू Z3। ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए E1, अब देखो ये क्या है कि हम ये आगे इक्वेशन, अगर मैं बोलती हूँ कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन में लेके चल रही हूँ, बैलेंस्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे मान लो I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ पे I2 फ्लो कर रहा है, राइट। तो बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो आपका कट हो जाएगा, यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो आपका सारा करंट क्या होगा इसमें फ्लो करेगा, तो क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, ये I3 और I4 भी क्या हो जाएंगे, सेम सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I3 इज इक्वल्स टू I4। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इक्वल हो गए। अब देखो यहां पे जो है अपना I1 आप क्या लिख सकते हो, अब बताना, इस ब्रांच को देख के आप I1 क्या लिख सकते हो, वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज होगा। देखो ये वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है E है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस ब्रांच में I1 जो है आप क्या लिख सकते हो, I1 को आप क्या लिखोगे, टोटल वोल्टेज दैट इज E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इम्पिडेंस यहाँ पे हो जाएगा, इम्पिडेंस कनेक्टेड, तो क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो I2 को आप क्या लिख सकते हो, ये देखो ये सॉरी I3 को आप क्या लिख सकते हो, I2 और I1 तो दोनों इक्वल्स टू I2 हो जाएगा। I3 को आप यहां से क्या लिख सकते हो, ये दिख रहा है ना, I1 क्या अपना E अपॉन टोटल इम्पिडेंस क्या है Z1 प्लस Z2, क्योंकि इस ब्रांच में I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा I2 के। I3 आप क्या लिख सकते हो, टोटल वोल्टेज दैट इज E अपॉन टोटल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा Z3 प्लस Z4, Z3 प्लस Z4। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो तो वही मैंने लिखा था E1 इक्वल्स टू E3, ठीक है, बैलेंस कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो E1 क्या हो जाएगा I1 इंटू Z1 और E3 क्या हो जाएगा I3 इंटू Z3। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा I1 इक्वल्स टू I2, I3 इक्वल्स टू I4। I1 को क्या लिख लिया था मैंने E अपॉन Z1 प्लस Z2 और E अपॉन और I3 को क्या लिखा था E अपॉन Z3 प्लस Z4। यहां तक मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखो अब क्या करो कि जो आपको जो I1 और I3 की जो वैल्यू आई है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, I1 इंटू Z1 इक्वल्स टू I3 इंटू Z3, तो क्या हो जाएगा I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी E अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी E अपॉन Z3 प्लस Z4 इंटू Z3। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो अब क्या कर सकते हो आप, यहां से E क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले को इस साइड मल्टीप्लाई करो, ये इसको इस साइड, तो क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z4, Z3 इंटू Z1 प्लस Z2, ये लिख लिया आपने। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z1 इंटू Z4 इक्वल्स टू Z3 इंटू Z1 प्लस Z2 इंटू Z3। तो Z3 इंटू Z1 और Z3 इंटू Z1 ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा Z1 इंटू Z4 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3। ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका AC ब्रिज। अगर आपको Z1 Z2 मान लो Z1 की वैल्यू पता है, Z2 की वैल्यू, Z4 की वैल्यू पता है, Z2 की वैल्यू पता है, तो आप Z3 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है,
तो ये आपका इक्वेशन आ गया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इम्पिडेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपके सर्किट में इम्पिडेंस ना देके एडमिटेंस दे रखा है, एडमिटेंस क्या होता है, 1 अपॉन इम्पिडेंस। ये क्या होता है, इम्पिडेंस का रिवर्स इनवर्स होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन इम्पिडेंस। तो क्या अपना फॉर्मूला क्या आता है, Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3। तो Z1 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन Y1, Z4 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन Y4 इक्वल्स टू Z2 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन Y2 इंटू 1 अपॉन Y3। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, Y1 Y4 इक्वल्स टू Y2 Y3। तो ये क्या हो गया, एडमिटेंस के फॉर्म में हो गया, और वो पहले जो मैंने किया था ये आपका क्या था, इम्पिडेंस के फॉर्म में था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको इम्पिडेंस को पोलर फॉर्म में दिया हो, Z इक्वल्स टू क्या दिया हो, Z एंगल थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, Z एंगल थीटा। अगर आपका इंडक्टिव में बताऊंगी ये थीटा क्या होता है, तो अगर आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहो तो Z1 को क्या लिखोगे, Z1 एंगल थीटा 1, Z2 को क्या लिखोगे, Z2 एंगल थीटा 2, Z3 को क्या लिखोगे, Z3 एंगल थीटा 3, Z4 को क्या लिखोगे, Z4 एंगल थीटा 4। अगर इस फॉर्म में दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो, ये हमारी इक्वेशन आ रही थी Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3। Z1 की वैल्यू को क्या लिख दोगे, Z1 एंगल थीटा 1, Z4 एंगल थीटा 4 इक्वल्स टू Z2 एंगल थीटा 2 इंटू Z3 एंगल थीटा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Z1 Z4 और जो एंगल्स होते हैं, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उससे क्या करोगे आप, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 4 इक्वल्स टू Z2 Z3 थीटा 2 प्लस थीटा 3। जो अगर आपका एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं, और दिस इज द सम ऑफ फेस एंगल्स। ठीक है सॉरी, अगर आपका इंडक्टिव लोड है, अगर आपका लोड इंडक्टिव है तो क्या हो जाएगा, ZL आपका क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, R प्लस J XL हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपका इंडक्टिव इम्पिडेंस है तो क्या हो जाएगा, ZL R प्लस J XL। XL आपका क्या होता है, 2 पाई FL होता है। ठीक है, अगर आपका कैपेसिटिव इम्पिडेंस है तो क्या हो जाएगा, XC क्या हो जाएगा आपका, R माइनस J XC। ठीक है, XC क्या होता है, 1/2 पाई FC। ठीक है, तो ये आपका था AC ब्रिज। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स से, अगर डिफरेंट फॉर्म्स में आपको दिया हो तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये था आपका AC ब्रिज नेटवर्क। ठीक है।